Hey friends, welcome to NG Lessons. Today we are discussing a topic in finance, that is corporate finance. So we begin with our first slide, that is the term finance. See, the term finance is divided into three subdivisions, that is corporate finance, public finance and personal finance. There are other categories such as behavioral finance that identify the cognitive, social, emotional and psychological reasons for taking any financial decisions. Now, when we talk about the corporate finance, what do you mean by corporate finance, right? And then we'll talk about the little bit about public finance and personal finance. So we start with the corporate finance. Corporate finance, it is a division of finance that deals with how corporations deals with फंडिंग सोर्सेस कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन मींस अगर हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करते हैं तो इट डील्स विद द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन फर्म लेता है, जो भी उसकी कैपिटल स्ट्रक्चरिंग वो किस तरह करता है, उसके फंडिंग के सोर्सेस क्या होते हैं, इस बेसिस पे हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस को स्टडी करते हैं, राइट? अगर हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द पर्सनल फाइनेंस, देन पर्सनल फाइनेंस इज अ टर्म्स दैट कवर्स मैनेजिंग योर मनी as well as your invest, how you invest that money, how you save that money. It basically encompasses the budgeting, banking, insurance and mortgages, investment, retirement planning, tax and estate planning, right? बेसिकली अगर हम लोग पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं तो पर्सनल फाइनेंस जो होता है, इट कवर्स कैसे आप मैनेज करते हैं अपना मनी, अपनी सेविंग्स को कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, उस बारे में हम लोग पर्सनल फाइनेंस को पढ़ते हैं, ठीक है? जैसे कि हम लोग जो भी इंश्योरेंस कराते हैं, कोई बैंकिंग एक्टिविटीज कराते हैं, कहीं पे भी हम लोग अपना पैसा सेव करते हैं, तो हम लोग अपने ही मनी को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे सेव करते हैं, हाउ वी इन्वेस्ट, हाउ वी सेव आवर मनी, वी टॉक अबाउट द on this topic under the personal finance, right? Then we'll come to public finance. Public finance मतलब होता है जो कि हम लोग पब्लिकली जो पैसा यूज होता है पब्लिक के लिए, पब्लिक के कामों के लिए, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन या फिर जो भी हमारा हाईवे बनता है उसके लिए जो गवर्नमेंट पैसा यूज करती है, उसे कैसे इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ कहाँ पे वो एक्सपेंडिचर कर रही है, उन पैसे का उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है, बेसिकली एक इन्वेस्टिंग हुआ। इन्वेस्टिंग इस तरह से हुआ क्योंकि सरकार जो भी पैसा हम लोग से टैक्स में ले रही है या किसी तरह से सोर्सेस से ले रही है, वो किसी ना किसी यूज में उसे इन्वेस्ट कर रही, और उससे अगर जैसे रोड बनेगी तो उससे क्या होता है, प्रॉफिट ही सरकार को भी हो। क्यों होगा? क्योंकि जब रोड पे व्हीकल चलेंगे तो उनसे उन्हें टैक्स मिलेगा, उनसे उन्हें जो भी टोल का पैसा है वो मिलेगा। तो ये कहने का मतलब होता है कि पब्लिक फाइनेंस यानी जो गवर्नमेंट का यहाँ पे एक्सपेंडिचर बताता है, गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंडिचर करती, कैसे इन्वेस्ट करती, राइट? एंड देन विल टॉक अबाउट, so therefore we can say that public finance, it is a way of managing the public funds इन दी इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। जो हमारी इकोनॉमी है कंट्री की, उन्हें इसमें हम कैसे पब्लिक फंड्स को मैनेज करें, ठीक है? बिकॉज देखिए पब्लिक फंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इकोनॉमी में को ग्रोथ करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो डोमेस्टिकली हो, चाहे इंटरनेशनली हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो। ये जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के या हमारी कंट्री के, बेसिकली स्टेक होल्डर्स जो कंट्री के होते हैं, वो कहीं ना कहीं से लिंक्ड होते हैं, ठीक है? उन पे इफेक्ट करता है। हमारे स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? अब जैसे कंपनी की बात करें तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स होंगे, लेकिन जब हम कभी स्टेक होल्डर की बात करते हैं, जो हम तो जो हमारे यहाँ के जो पब्लिक है, जो वो भी हमारा स्टेक, यानी उसका कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट, स्टेक होल्डर बेसिकली होता है जिसका इंटरेस्ट किसी ना किसी उस पर्टिकुलर कंपनी में या उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर में, इन्वेस्टमेंट पे उसका इंटरेस्ट हो, ठीक है? इंटरेस्ट लगा हो। जैसे कि शेयर होल्डर्स का कंपनी में होता है, तो जब शेयर होल्डर्स का अगर कंपनी में होता है, तो अगर जो पूरी कंपनी का जब बैलेंस शीट या ये कहते हैं जब कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकलता है, तो वो क्या होता है, शेयर होल्डर्स को तो मिलता देखने को मिलता है। साथ ही साथ जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, यानी जो उनके कस्टमर्स होते हैं कंपनी के, जो भी पब्लिक होती है, उनको भी एक प्राइवेट एक गैजेट के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू उनको देखने को मिलता है कंपनी ने कितना अर्न किया, कितना नहीं। वो इसलिए होता है ताकि अगर उन्हें अपना पैसा इन्वेस्ट करना हो कस्टमर्स को एक शेयर होल्डर के फॉर्म में, या उन्हें शेयर्स खरीदने हो कंपनी को, तो कर सके। और प्लस गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी कितना
प्रॉफिट जनरेट करने कितना नहीं, तो दे कम अंडर द स्टेक होल्डर। उसी तरह पब्लिक फाइनेंस में सरकार जो पैसा वहां लगाती है, गवर्नमेंट वहां जो एक्सपेंडिचर करती है, वो ये देखती है कि कितना ये कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट से, कितना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली क्या उसका इफेक्ट आएगा, ये पब्लिक फाइनेंस में पढ़ा जाता है, राइट, स्टडी होता है। अब आते हैं बिहेवियर फाइनेंस पे। बिहेवियर फाइनेंस बेसिकली होता है कि ये आइडेंटिफाई, मतलब बेसिकली हम कहेंगे फाइनेंस का जो डिसीजन होता है वो हमारे कॉर्पोरेट फाइनेंस पे, पब्लिक फाइनेंस पे, पर्सनल फाइनेंस पे तो लिया ही जाता है। साथ में उसमें बिहेवियर फाइनेंस का रोल होता है। बिहेवियर फाइनेंस यानी हमारे कॉग्निटिव, हमारे इमोशनल, हमारे सोशल और साइकोलॉजिकल रीजन क्या होते हैं किसी फाइनेंशियल डिसीजंस को लेने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी बंदा जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होगा या बहुत जल्दी रिस्क लेने वाला होगा, रिस्क टेकर होगा, तो वो क्या होगा, वो क्योंकि उसको पता है कि वो हमेशा रिस्क लेगा, तो वो उसी टाइप के शेयर से पैसा लगाएगा जिसमें कि गेन ज्यादा हो, क्योंकि वो ज्यादा रिस्क ले सकता है, ठीक है। और कितना उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उसके अंदर कम है, तो वो चाहेगा कि हम ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करें जो जिसमें कि रिस्क कम हो और सेविंग्स वाली चीजें ज्यादा हो, भले इसमें इंटरेस्ट कम मिले या प्रॉफिट कम मिले, उससे मतलब उसको नहीं होगा, ठीक है। और कितना, देखिए कल्चर पे भी, कल्चर का भी इस पे इफेक्ट पड़ता है। कल्चर का इस तरह इफेक्ट पड़ता है हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर फाइनेंस पे, क्योंकि जैसा हमारा जिस कल्चर, हम उस कल्चर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लोग रिस्क लेना कम पसंद करते हैं, या जहाँ पे लोग पैसा ऐसी चीजों में लगाते हैं, जैसे कि हम मतलब शेयर्स में पैसा ना लगा के वो बैंक में सेविंग्स के तौर पे डिपॉजिट करना चाहते हैं, एनएससी के रूप में करना चाहते हैं, तो उस टाइप से हमें समझ आता है कि हम उस कल्चर को बिलोंग करते हैं जहाँ पे सेविंग्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ना कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे, किसी चीज पे इन्वेस्ट करके फिर उससे प्रॉफिट जनरेट करने में बिलीव किया जाता है। तो ये बेसिकली हमारा हमारा क्या हमारी क्या सोच है, वॉट एवर वी थिंक सोशली और इमोशनली, कि कैसा हम सोच करते हैं। हम बहुत ज्यादा इमोशनली डरे हुए रहते हैं कि हम बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते, बहुत खर्च नहीं कर सकते, तो उस केस में हमारा फाइनेंशियल डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, राइट। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म बिजनेस फाइनेंस। जो बिजनेस फाइनेंस जो होता है बेसिकली डिफाइंस कि हम लोग कैसे भी अपने फंड्स का, मनी का और इन्वेस्टमेंट को कैसे यूटिलाइज करते हैं और कैसे उसको मैनेज करते हैं, राइट। और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और डेरिवेटिव्स। अब देखिए हम आपको लाइन बाय लाइन टॉपिक भी जो आएंगे, वर्ड्स आएंगे, उनकी टर्मिनोलॉजी समझाते चलेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं बेसिकली हम लोग का सर्टिफिकेट ऑफ बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टी बिल्स, ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इंक्लूड होती हैं। यानी वो चीजें जिनसे कि हम किसी भी तरह का फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर सके, जिन चीजों की हेल्प से, जैसे हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया और ट्रेजरी बिल्स हो गए, इनकी मदद से जो भी हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर पाए उन्हें हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक मनी मार्केट होता है और एक होता है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। मनी मार्केट जो होता है, इनकी मैच्योरिटी जो होती है बहुत 1 साल से कम होती है, यानी 1 साल के अंदर आप इसे कैश करा सकते हैं या यूज करा सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए यूज होता है, शॉर्ट टर्म नीड्स जो थी बोरोवर की उनको फुलफिल करता है। इसमें रिस्क भी कम होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड की वजह से, और बहुत ज्यादा लिक्विड होता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है 1 साल के अंदर कोई चीज होगी तो लिक्विड होगी। तो हम लोग यहाँ पे इस वक्त बात कर रहे हैं मनी मार्केट की, राइट। लेट मी राइट। वी टॉकिंग अबाउट द मनी मार्केट। एंड उसके सिवाय दूसरा होता है कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है। जब हम मनी मार्केट, हमको समझ में आ गया, मनी मार्केट होता है जो कि हमारा शॉर्ट टर्म होता है, जो कि हाईली लिक्विड होता है, क्योंकि उसमें हमारा एक शॉर्ट टर्म है तो ऑब्वियस बात है जल्दी से कैश निकल आएगा, जिसका एग्जांपल ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, राइट। तो उसमें रिस्क भी कम होता है, और क्योंकि बहुत ही लिक्विड, बहुत ही आसानी से हो जाता है, तो उसका कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन कोई फिक्स नहीं होता, कहीं पे भी यूज हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग अब इसी तरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में दूसरा जो होता है कैपिटल मार्केट होता है, जो जिसमें कि लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट होता है, ठीक है। और क्योंकि लंबे समय के लिए होता है तो यानी उसकी मैच्योरिटी भी काफी ज्यादा हुई, और उसमें भी जो आपको अर्निंग्स होंगी वो लेट में होंगी, राइट, या ओवर द टाइम ऑफ पीरियड में उसकी अर्निंग्स आपको होती रहेंगी। अब हम लोग बात करते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करते हैं तो डेरिवेटिव्स जो होता है बेसिकली वो किसी भी चीज की अंडरलाइंग वैल्यू क्या है, ठीक।
इफ यू टॉक अबाउट दी डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स होता है वो है कि किसी भी चीज की कोई भी एसेट है उसकी अंडरलाइंग वैल्यू कितनी निकलती है, क्या उसका अमाउंट निकलता है, अंडरलाइंग वैल्यू क्या है किसी एसेट की, उसी को हम लोग डेरिवेटिव्स कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इन दी होल, तो टर्म बिजनेस फाइनेंस जो हो गया बेसिकली हमारा मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन कैसे हुआ हमने फंड का, अपने मनी का, अपने इन्वेस्टमेंट का और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और डेरिवेटिव्स का, ठीक। ये हो गया टर्म फाइनेंस का साथ। बेसिकली फाइनेंस होता है इट इज मैनेजिंग ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट, दैट इज हाउ टू स्पेंड और इन्वेस्ट दैट मनी इन अ प्रॉफिटेबल मैनर। आप कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, कैसे स्पेंड करेंगे जिससे कि हम प्रॉफिट जनरेट कर सके, ठीक है। इसका फाइनेंस का डीलिंग बेसिकली क्रिएशन से यूटिलाइजेशन, रेजिंग, सोर्सिंग ऑफ फर्म्स कैश एंड अदर एसेट इन प्रोडक्टिव मैनर। कैसे हम फर्म के कैश या दूसरे एसेट कौन से होंगे, जो लैंड होगा, लेबर होगा, सब एक तरह से उनके एसेट ही होंगे, ठीक है। तो दूसरे एसेट्स को, दूसरे कैश को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको कैसे जनरेट करेंगे, कैसे रेज करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे ताकि वो प्रोडक्टिव मैनर में हो, ठीक है, जिससे उसमें प्रोडक्टिविटी आ सके, क्योंकि प्रोडक्टिविटी आएगी तभी प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगी, राइट। दूसरे रीजन सब कैटेगरीज फाइनेंस के होते हैं, उसमें होता है सोशल फाइनेंस, बिहेवियर फाइनेंस, मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है, और इनका बहुत ज्यादा यूज होता है साइंटिफिक फील्ड्स में, जैसे कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स अब जो आ रहा है लेटेस्ट में, वो जैसे कि हमारा डेटा साइंस आ गया, ठीक है, डेटा साइंस आ गया, कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आ गया, राइट। ये दूसरे नए साइंटिफिक फील्ड्स हो गए, ठीक है। और किस तरह से आपको अलग अलग इंटेलिजेंस टूल्स को यूज करके और पर्टिकुलरली जो ट्रेंड्स हैं उनको एनालाइज करना है, फिर आप जो डेटा में ट्रेंड्स हो रहे हैं उनको एनालाइज करना, ताकि कस्टमर का पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सके, राइट। तो डेटा साइंस की इंफॉर्मेशन, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब नया दूसरे साइंटिफिक फील्ड्स हो गए जिसमें कि अब फाइनेंस का यूज होता है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो बंदा का कस्टमर का पोर्टफोलियो होता है, वो क्या, जैसे कि हम लोग गूगल में सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो हम लोग को पता होता है ना कि हम सर्च करना है कोई चीज, राइट। नेट पे कोई भी चीज सर्च करते तो हमको हमारे सामने वापस उसी तरह से मिलते जुलते डेटा आते हैं, उसी तरह के वीडियोस आते हैं, उस तरह के इंफॉर्मेशन आती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डेटा साइंस की मदद से ये देख रहा है कि जो कस्टमर है, जो व्यूअर है, वो किस टाइप के चीजों को देख रहा है, तो उस टाइप की चीजों को ट्रैक किया जाता है और फिर उसी टाइप की चीजों को उनके सामने लाया जाता है। उसी चीज फाइनेंस में भी होता है। फाइनेंस में देखता है कस्टमर हमेशा क्या क्या चीजें परचेज कर रहा है या किन किन चीजों पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसी टाइप के प्रोडक्ट उनके सामने बाद में भी लाए जाते हैं, जो कि हम लोग ऑनलाइन वेबसाइट्स पे देखते हैं, राइट। अब उन्हीं चीजों के बारे में ऑफर लाए जाते हैं, तो इस तरह से हमारा फाइनेंस दूसरे साइंटिफिक फील्ड में भी हेल्प करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड जो है इट्स ऑल अबाउट कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है। अब इनके बारे में अब आते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है। तो देखिए फाइनेंस जो होता है किसी बिजनेस के लिए जरूरी होता है, क्योंकि वो इन्वॉल्व करता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स और क्रेडिट अरेंजमेंट्स, मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट से लेके क्रेडिट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंस, फाइनेंस नीडेड फॉर बिजनेस क्यों जरूरी होता है? बिकॉज it involve equity investment and credit arrangements, right? इक्विटी इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट अरेंजमेंट्स को इन्वॉल्व करता है, इसलिए फाइनेंस जो होता है इट इज नीडेड फॉर बिजनेस। अब हम लोग बात करेंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है और क्रेडिट अरेंजमेंट्स क्या होता है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, सी इक्विटी इन्वेस्टमेंट बेसिकली सिंपल सी बात है कि जो भी हम लोग इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाते हैं, जो भी कंपनी का जो मेन शेयर्स इक्विटी शेयर्स होते हैं, उसमें जो पैसा लगा के हम उस शेयर्स को खरीदते हैं, दैट बिकम्स एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। सो वी कैन से दैट इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वेयर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स of a particular company they are bought, they are purchased, and that it results in the ownership of that particular shares or ownership of that percentage of the company shares, right? Now basically if we talk about, it is an operation where individual or any company invest so that they can become the shareholder of that particular company by purchasing its shares. And if you talk about equities, they can strengthen a portfolio. How it strengthen a portfolio asset allocation? Because it's add diversification to that portfolio, यानी किसी पोर्टफोलियो में जो हम बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन, यानी इसमें प्रेफरेंस शेयर भी डाल रहे हैं, इक्विटी भी डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, तो उस वजह से हमारा पोर्टफोलियो में क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन आया। कोई पोर्टफोलियो में सिर्फ प्रेफरेंस या डेप्ट प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं होंगे, तो वो क्या होता है, इक्विटी शेयर्स आने से उस पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन आता है, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट दैट।
अब अगर हम बात करते हैं क्रेडिट अरेंजमेंट्स की, तो बेसिकली क्या हो गया, आप किस तरह से अपने रिसोर्सेस को यूज करके फंड को कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है, और उसी के बेसिस पे हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस लिया जाता है, राइट। क्रेडिट को बेसिकली कैसे अरेंज करना है अलग अलग सोर्सेस से, ठीक है। फिर उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, फॉर एक्सपैंडिंग अ कॉर्पोरेशन इट नीड्स टू एक्वायर एंड मैनेज डेब्ट प्रॉपर्ली। कैसे हमारा डेब्ट जो होता है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे एक्वायर करते हैं। पहले बताइए डेब्ट क्या होता है, व्हाट इज डेब्ट? सी, डेब्ट इज अ सम ऑफ मनी दैट इज ओड और ड्यू बिकॉज बोरोइंग ऑफ मनी फ्रॉम एनी अदर पार्टी अंडर कंडीशन टू पे इट्स बैक, ठीक है, लेटर। मतलब अगर बाद में उस पर्टिकुलर पार्टी से पैसा लिए हैं और उसको वापस लेटरली पे कर रहे हैं, दैट इज डेब्ट, राइट। और इसमें बेसिकली इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो डेब्ट इज ऑल अबाउट, ठीक है, उधार पे चीजें लेना, बाद में उसे रिपे करना विद इंटरेस्ट, दैट इज डेब्ट। तो हम लोग बेसिकली इसमें ये देखेंगे कि डेब्ट को कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे एक्वायर, किन सोर्सेज वो डेब्ट ले रहा है, कर्ज अपना ले रहा है मतलब, और ले रहा है पैसा, एक्वायर कैसे कर रहा है डेब्ट, और किस किस तरह से मैनेज कर रहा है। और इसी की वजह से देखो, अगर आप सही सोर्सेस से पैसा लेंगे, सही तरीके से उस पैसा को यूज करेंगे, टाइमली बाउंड पे उस पैसे को अच्छे से यूज करेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि टाइमली बाउंड पे अपने टाइमली मैनर में आपने पैसा रिटर्न किया, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और उसे किस तरह से यूज कर रहे हैं, किस तरह से उन रिसोर्सेस को पर्टिकुलरली यूज कर रहे हैं, ताकि आपको रिजल्ट करे ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा अर्निंग में और ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन में समय साथ साथ, ठीक है। एंड फॉर दिस द फर्म कैन अरेंज अ लाइन ऑफ क्रेडिट और टेक अ लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक से वो उसके लिए वो एक लोन ले सकता है। कोई भी फर्म, छोटा छोटा फर्म लोग शुरू करते, स्टार्टअप शुरू करते, तो वो लोग क्या होते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गए, ठीक है, या स्मॉल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे भी आते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे बिजनेस के लिए पैसा करते हैं, देते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उनसे भी आप लोन ले सकते हैं, या फिर दे कैन अरेंज फॉर अ लाइन ऑफ क्रेडिट। नो, व्हाट इज मीन बाय लाइन ऑफ क्रेडिट? लाइन ऑफ क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? सी, लाइन ऑफ क्रेडिट जो होता है, बेसिकली क्रेडिट फैसिलिटी होती है जो कि एक्सटेंड होती है, कोई भी बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, वो उस क्रेडिट फैसिलिटी को एक्सटेंड करते हैं फॉर अ गवर्नमेंट, बिजनेस, या फिर किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए, ठीक है। इसमें कस्टमर को ये फायदा होता है दैट इट कैन ड्रॉ फैसिलिटी, इट कैन ड्रॉ ऑन द फैसिलिटी व्हेन कस्टमर नीड्स, जब भी कस्टमर को जरूरत होगी उस हिसाब से उतना पैसा ले लेगा, उसको एक साथ पूरा पैसा दे दिया कि जितना उसको जब जरूरत होगी तब ले लेगा, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट जो होता है टेक्स फॉर्म सच एज, जैसे कि ओवरड्राफ्ट लिमिट, ठीक है, डिमांड लोन, स्पेशल पर्पस लाइन्स जो होते हैं, स्पेशल पर्पस लाइंस ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो ये जो होता है लाइन ऑफ क्रेडिट, इट बिलोंग्स टू दैट, बेसिकली एक किस तरह कस्टमर को, इंडिविजुअल कस्टमर को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को या बिजनेस को पैसा लेना है तो वो ले सकता है, ठीक है। अब आता है न्यू वेंचर स्टार्टअप। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक हमने ये समझा है कि जो भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट या जो भी क्रेडिट अरेंजमेंट्स होते हैं, उसमें फाइनेंस जो होता है इट इज नीडेड, ताकि अलग अलग सोर्सेस से वो करता है अरेंजमेंट पैसे का, नीडेड फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए जरूरी होता है, चाहे वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट से या क्रेडिट अरेंजमेंट से। और कॉर्पोरेशन को एक्सपैंड करने के लिए, अच्छे से प्रॉपर फ्लो होने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अर्निंग के लिए, जनरेशन के लिए, रेवेन्यू के लिए क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट, और या फिर किसी भी बैंक से लोन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, न्यू वेंचर या स्टार्टअप। न्यू वेंचर स्टार्टअप के बारे में मैंने आपको बताया कि न्यू वेंचर स्टार्टअप कहते हैं उन्हें कैसे लोन वोन लेना पड़ता है, दे वुड रिसीव कैपिटल थ्रू वेंचर कैपिटलिस्ट। अब वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बताइए, जानिए कि न्यू वेंचर स्टार्टअप होते हैं, ये कैपिटल लेते हैं, ये रिसीव करते हैं कैपिटल थ्रू वेंचर कैपिटलिस्ट, और इसके एक्सचेंज में थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ ओनरशिप, क्योंकि नई नई कंपनी होती है, बस उनको लगता है हमें पैसा मिल जाए, उसके बदले थोड़ी सी ओनरशिप यानी इक्विटी कैपिटल दे देते हैं। और कैपिटल कैन बी रेस, और कैपिटल जो होते हैं दूसरी तरह से एंजल इन्वेस्टर से भी रेस की जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज वेंचर कैपिटलिस्ट, राइट। सी, वेंचर कैपिटलिस्ट एक प्राइवेट, अगर हम वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करते हैं, एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर होता है कि प्रोवाइड, बिकॉज इट प्रोवाइड्स कैपिटल टू कंपनीज, ठीक है। जो कंपनीज जो होती हैं हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं, उस उन कंपनीज को क्या होता है, वो कैपिटल प्रोवाइड कराता है, ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर एन इक्विटी स्टेक। मतलब उनको इक्विटी स्टेक, जैसे हमने यहाँ बात की ना कि न्यू स्टार्टअप्स क्या होते हैं कि एक ओनरशिप देते हैं, एक इक्विटी देते हैं, तो उस
वेंचर कैपिटलिस्ट को ये फायदा होता है कि उन्हें इक्विटी मिल जाती है कंपनी में, उन्हें ओनरशिप मिल जाता है और उसके बदले में वो थोड़ा सा पैसा स्टार्टअप्स को दे देते हैं, ठीक है, वेंचर्स को दे देते हैं, ठीक है, न्यू वेंचर्स को, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट इसीलिए एक इन्वेस्टर की तरह होते हैं और किसी भी कंपनी या किसी भी प्रोजेक्ट में, बिकॉज इनका एक ये रिस्क ले सकते हैं। नए स्टार्टअप के होते हैं, रिस्क बहुत होता है, चलेगी नहीं चलेगी, तो वो रिस्क लेने के तैयार होते हैं, रिस्क ले सकते हैं, और इसीलिए किसी भी नए या किसी भी एक्सपेंडिंग बिजनेस को ये पैसा दे देते हैं और उसके बदले में छोटा सा ओनरशिप वो ले लेते हैं, डिपेंड कितना उन्होंने अमाउंट दिया, ठीक है। और कैपिटल जो होते हैं न्यू वेंचर स्टार्टअप्स के लिए एंजल इन्वेस्टर के थ्रू भी रेस किए जाते हैं ना। व्हाट इज एंजल इन्वेस्टर? एंजल इन्वेस्टर्स को हम लोग बिजनेस एंजल या इनफॉर्मल आप इन्वेस्टर कह सकते हैं, या एंजल फंडर्स या प्राइवेट इन्वेस्टर, यानी या फिर सीड इन्वेस्टर, यानी जो स्टार्टिंग में जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है उसमें जो लागत लगाई जाती है, जो पैसा लगाया जाता है, दैट इज सीड इन्वेस्टर्स होते हैं। ये जो प्राइवेटली जो लोग पैसा लगाते हैं, ठीक है, जिसलिए हम लोग कहते हैं ना प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल होते हैं जो कि कैपिटल प्रोवाइड करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, ताकि वो ग्रो कर सके। और एंजल इन्वेस्टर यूजुअली सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप्स को इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट वही देते हैं, ठीक है, और इसके बदले में वो ओनरशिप इक्विटी वो भी ले सकते हैं या फिर कन्वर्टेबल डेट लेते हैं, राइट। अब आता है कॉर्पोरेशंस, ठीक है। अच्छा, जबकि एक चीज जान लो, जो स्टार्टअप्स में जो होता है, जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की एंजल इन्वेस्टर के थ्रू, तो बहुत ही हाई होता है रिस्क, क्योंकि नया नया कंपनी, इसलिए ज्यादातर इन्वेस्टर्स उसमें प्रिपेयर नहीं होते उन्हें पैसा देने के लिए, और एंजल इन्वेस्टर्स रिस्क ले सकते हैं, इसलिए वो पैसा देते हैं, मनी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब आता है कंपनी जो होते हैं, एक अच्छा खासा अमाउंट जो होता है कैश का, वो पब्लिक के थ्रू जब अपनी शेयर को पब्लिकली कर देते हैं तो इशू शेयर कर देते हैं, यानी आईपीओ के थ्रू, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू जब वो शेयर को इशू कर देते हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, तो क्या होता है, उनको अच्छी खासी मनी रेस होती, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज तो वही होता है जहाँ पे सब सिक्योरिटीज को बहुत सेट किया जाता है। वैसे एक चीज मैं आपको बता देती हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, कि सबसे पहली स्टॉक एक्सचेंज कौन सी थी, बताइए, विच इज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज? पहली स्टॉक एक्सचेंज बताइए कौन सी थी? बीएससी थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट, बीएससी, राइट। इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट, इट इज बीएससी। एंड सेकंड कौन सी थी? पहली स्टॉक एक्सचेंज बीएससी थी, राइट। और सेकंड कौन सी थी बताइए? सेकंड हमारी थी एनएससी, बीएससी, एनएससी और कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज के बाद बात आई है। एक आई गुजरात में भी, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी बीएससी थी, राइट, सबसे पहली वाली ज्यादा याद रखनी जरूरी होती, राइट। तो सबसे पहली हमारी कौन सी थी? बीएससी, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे हम लोग कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ओल्डेस्ट है, ये फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट, इट इज फर्स्ट, क्या है, फर्स्ट है, ठीक, फर्स्ट है। अच्छा, चलिए दूसरा टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं जो वेल एस्टेब्लिश कंपनी कॉर्पोरेशन होती है, ट्रेस मनी थ्रू इशू ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सेलिंग ऑफ एडिशनल शेयर्स। जो वेल एस्टेब्लिश कॉर्पोरेशन होती हैं, ये मनी को कहाँ से इशू करती हैं, कहाँ से रेस करती हैं, ये क्या करती है, इशू करती हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को या फिर सेलिंग ऑफ एडिशनल शेयर्स। नाउ व्हाट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स? जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, तो इट इज अ डेप्ट। ये डेप्ट होता है जो कि इशू होता है बाय कंपनी इन ऑर्डर फॉर इट टू रेज कैपिटल, यानी कैपिटल को रेज करने के लिए कंपनी जो होती है डेप्ट इशू कराती है, और कंपनी जब डेप्ट इशू कराएगी तो कैपिटल रेज करेगी, जिसे हम लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। जो भी इन्वेस्टर जो होता है बाय करता है कॉर्पोरेट बॉन्ड को, ये इफेक्टिवली लेंड करता है मनी टू द कंपनी, और इसके रिटर्न में उसको सीरीज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलता है, ठीक है। और बट लेकिन क्योंकि ये बॉन्ड जो होते हैं ये एक्टिवली ट्रेड होते हैं सेकेंडरी मार्केट में, इसलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड बेसिकली एक टाइप का डेब्ट सिक्योरिटी होता है जो कि फर्म इशू करता है और इन्वेस्टर को सोल्ड किया जाता है, और इसी से कैपिटल रेस की जाती है, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड ये होता है, ठीक है। और एडिशनल शेयर्स जो हमारे बेसिकली होते हैं, जो भी हमारे एडिशनल शेयर्स की बात करें तो इट मीन्स कि जो भी कॉमन स्टॉक होता है जो कि इशू किया जाता है या इशूएबल होता है किसी समय के साथ साथ फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉन द एक्सरसाइज वारंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के तरह
तहत विथ रिस्पेक्ट टू ऑन इन एक्सचेंज फॉर किसी भी रिप्लेसमेंट या वारंटी के थ्रू कि रिप्लेसमेंट के सिवाय उन शेयर्स को जो इशू किया जाता है कॉमन स्टॉक के अंदर, वो जो होते हैं समय के साथ साथ जो इशू किए जाते हैं उन्हें हम लोग एडिशनल शेयर्स कहते हैं। तो बेसिकली जो वेल एस्टेब्लिश कॉर्पोरेशन होते हैं ये क्या होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को, कॉर्पोरेट बॉन्ड मैंने बता दिया क्या होता है, और एडिशनल शेयर्स को सेल करते हैं, इसके थ्रू वो मनी रेज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड एक तरह का डेप्ट होता है जो कि इशू किया जाता है कंपनी को ताकि कैपिटल रेज कर सके, राइट। एंड वी आर नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट। देखिए कॉर्पोरेट फाइनेंस दो सब डिसिप्लिन से इन्वॉल्व होता है, एक होता है कैपिटल बजटिंग, एक होता है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजर, ठीक है। कैपिटल बजटिंग जो होता है ये वैल्यू एडिंग प्रोजेक्ट्स इसमें रिसीव करते हैं इन्वेस्टमेंट फंडिंग फॉर उनके सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए, राइट। तो अगर हम बात करते हैं वैल्यू एडिंग प्रोजेक्ट्स की, नो व्हाट इज वैल्यू एडिंग प्रोजेक्ट्स, टेल मी। वैल्यू एडिंग प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिन प्रोजेक्ट्स के थ्रू हमें प्रॉफिट जनरेट होता है जब कोई भी इन्वेस्टमेंट्स में करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वैल्यू एडिंग प्रोजेक्ट जो होते हैं ये रिसीव करते हैं इन्वेस्टमेंट फंडिंग को उनके सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। तो कैपिटल बजटिंग में ये भी आ जाता है। और क्या वो इन्वेस्टमेंट जो भी फाइनेंस हो रहा है वो इक्विटी से हो रहा है या डेब्ट से हो सकता है या फिर दोनों से हो सकता है, ठीक है। जो भी इन्वेस्टमेंट जो फाइनेंस हुआ वो इन्वेस्टमेंट उसमें पूरा पूरा ओनरशिप का मतलब ओनरशिप मिलेगी जिसने भी इसमें इक्विटी कैपिटल लगाया इन्वेस्ट किया है, या फिर उसमें थोड़ा सा कर्ज भी लिया जाएगा, डेप्ट लिया जाएगा जो बाद में पे कर दिया जाएगा, या फिर दोनों के मिक्सचर, थोड़ा सा इक्विटी थोड़ा सा डेप्ट मिला के होगा। यूजुअली जो छोटी कंपनीज होती है इसमें इक्विटी चला जाता है, अगर उनके पास इसमें पैसा है तो इक्विटी कैपिटल डालेंगे मतलब ओनरशिप मिल जाती है, अगर नहीं है थोड़ा बड़ा खोलना है तो इक्विटी या डेप्ट दोनों मिला के करेंगे, और अगर बिल्कुल ही पैसा नहीं है तो डेप्ट के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट फाइनेंस करेंगे। जैसे कि छोटी छोटी हमारी छोटी छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज होती है वो क्या होती है, डेप्ट इशू करती देती है, लोन देती है, और जिन बिजनेस को मिलता है वो एक ऐसा डेप्ट होता है जो कि वो बाद में टाइम टू टाइम एक टाइमली मैनर में रिपे कर देते हैं, राइट, विद इंटरेस्ट। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इसका मतलब बेसिकली हमको कैसे फाइनेंस मिलता है, कैसे हम कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब यही होता है ना कि किस तरह से फाइनेंस को जनरेट कर सकते हैं अपने कॉर्पोरेशन अपने फर्म के लिए, तो ये तरीका होता है, राइट। अब इसमें दो सब डिसिप्लिन हो गए। इसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो होता है इज मैनेजिंग ऑफ कंपनी मॉनेटरी फंड्स। अच्छा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पता ही होगा कैसे हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग बैलेंस जो हमारे करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज का है उसमें कैसे कंपनी का जो भी मोनेटरी फंड्स हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। और इसका मेन फोकस जो होता है वो इन्वेंट्रीज पे, कैश पे और शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लेंडिंग पे होता है। जैसे कि क्रेडिट एक्सटेंड कितने टाइम तक हम कितने टाइम तक हम लोग और किस टर्म्स पे हम लोग कस्टमर को क्रेडिट पैसा उधार पे दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यही होता है कि हम लोग कैसे कंपनी का मोनेटरी फंड्स को जो शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग बैलेंसेस है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की और उनको कैसे मैनेज करेंगे, और इनका मेन फोकस कैसे हम इन्वेंट्रीज, दूसरे कैश और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और लेंडिंग्स को मैनेज करेंगे, और जैसे लेंडिंग में बात करें तो कैसे क्रेडिट एक्सटेंड करेंगे कस्टमर्स को, राइट। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है मेन, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक्स सुन लीजिए। सबसे पहले पूछा था व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस में अगर आपसे पूछा जाए ये सारे आप टॉप लाइंस टॉपिक्स पॉइंट्स लिख सकते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस टॉपिक के अंदर देखिए, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिवीजन ऑफ फाइनेंस जो कि हेल्प करता है फर्म को कैसे डील करना है कैपिटल स्ट्रक्चरिंग के तहत, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग कैसे डील करना, फंडिंग सोर्स है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे होना चाहिए, इस बारे में बात करता है, ठीक है। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चरिंग क्या होती है। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग जो होती है इट इज अ पर्टिकुलर, अगर हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चरिंग की, जब हम लोग बात करते हैं ये आया, ठीक, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, राइट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं ये बेसिकली हम लोग का इक्विटी और डेप्थ, जो हमारा इक्विटी और डेप्थ है उसको उसका कैसा कॉम्बिनेशन मतलब होना चाहिए, मतलब कितना राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि कंपनी को उससे प्रॉफिट हो और उससे ग्रोथ हो कंपनी की, ठीक है। ये कंपनी के द्वारा यूज होता है, फाइनेंस करता है उसके सारे ओवरऑल ऑपरेशंस को और ग्रोथ को। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिस एट विच मार्केट वैल्यू जो होती है शेयर की जो होती है मैक्सिमम होती है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी लागत कम लगेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम लगेगा, और जो होगी हमारी वैल्यू जो होगी शेयर्स की हमेशा इंक्रीज, क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यू मार्केट में शेयर की इंक्रीज होगी उतनी ज्यादा कंपनी रेप्यूटेड होगी, उतनी ज्यादा कंपनी प्रॉफिट होता रहता है, ठीक है। इसे समझा जाता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इस बारे में हो गई। फंडिंग सोर्सेस तो आपको पता ही होगा फंडिंग किस किस तरह से अलग अलग सोर्सेस आपको फंडिंग होगी, ठीक है। क्या किस उसी बेसिस से आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन क्या होगा। तो बेसिकली ये जो होगा ये इंपॉर्टेंट डिवीजन होता है फाइनेंस का, कॉर्पोरेट फाइनेंस, क्योंकि बताता है कि कैसे हमें कैपिटल स्ट्रक्चरिंग करनी है, कितना इक्विटी कितना डेप्थ लेना है,
कितना पैसा इक्विटीज कर सकें, कितना डेब्ट से, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना फंडिंग सोर्सेस हमारा होना चाहिए और कैसा हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होना चाहिए फर्म का। इसका मेन जो फोकस होता है शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, क्योंकि जितना शेयर होल्डर की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी उतना ही कंपनी का रेपुटेशन बना रहेगा, उतना ही कंपनी को प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये शेयर होल्डर्स का मेन फोकस इनका होता है शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। ये इंक्लूड करता है शेयर होल्डर्स कैसे डिविडेंड्स रिसीव करेंगे। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस जो होता है इट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट। कॉर्पोरेट फाइनेंस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, लंबे समय के लिए और छोटे समय के लिए आप लोग कैसे अपनी फाइनेंशियल को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में वो देखेंगे कि अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो अगर उनको शॉर्ट टर्म के लिए मनी को बोरो करना है तब वो किन किन सोर्सेस से मनी को बोरो कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या जैसे सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल इशू कर सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए वो किन किन चीजों पे कैसे, लॉन्ग टर्म में इक्विटी में ऑब्वियस सी बात है पैसा लगेगा, क्योंकि कोई बंदा पैसा लगाएगा इक्विटी में तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाता है। ठीक है, एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस ये भी इंक्लूड करता है एज इट डील्स विद ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड कैश एंड अदर मैनेजमेंट एज इट हैज टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स एंड शेयर वैल्यूज। बेसिकली इस हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चरिंग करने हिसाब से कैश लगाना हिसाब से, इन्वेस्टमेंट करने हिसाब से एसेट को मैनेज करना है, जो भी अलग अलग एसेट उन हिसाब से मैनेज करना है ताकि उनका यूटिलाइजेशन हो सके और वो ऐसे ही मतलब उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से सके, प्रॉपर एलोकेशन हो सके, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके और मतलब ऐसे ही आइडियल ना पड़े ना। ठीक है, तो इससे हेल्प होगी, क्या होगी हेल्प की वो रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सकते हैं और शेयर होल्डर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ठीक है, एक्टिविटीज रेंज करेंगे फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं बेसिकली ये ले आउट करता है मनी ऑन एन एक्टिविटी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट और मतलब जो होता है इट मींस लेइंग आउट मनी ऑन एन एक्टिविटी या फिर प्रोजेक्ट में एक एक्सपेक्टेशन के साथ कि उसे अच्छे खासा कुछ तो मतलब बेनिफिट होगा, उस हिसाब से पैसे को लगाना, जिस तरह किसी भी चीज में प्रोजेक्ट में पैसा लगाना जिससे कि उन्हें बेनिफिट हो सके, टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तक, राइट। फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस मॉडल्स जो होते हैं दे आर प्रोसेस ऑफ फॉर्मूलाज दैट हेल्प कंपनी मेजर विद वेरियस फाइनेंशियल पार्ट्स। तो कॉर्पोरेट जब फाइनेंशियल कॉर्पोरेट फाइनेंस मॉडल की बात करते हैं तो ये बेसिकली प्रोसेस है, फॉर्मूला होता है जो कि हेल्प करते हैं कंपनी को मेजर करना कि उनके अलग अलग वेरियस फाइनेंशियल पार्ट्स को, अलग अलग पार्ट्स को उसको मेजर करता है, कहाँ से किस पार्ट से प्रॉफिट हो रहा है, किस पार्ट से नहीं हो रहा है, कहाँ पे क्या कमी, उस हिसाब से उस चीज को इम्प्रूव करना है। सेकेंड साइड पे आता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस वर्क जो होता है इंक्लूड करता है फोकस ऑन ओवरसीइंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्या होगा हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होंगी फर्म की और कैसे इंप्लीमेंट करा जाएगा इन सभी डिसीजन, इन सभी एक्टिविटीज को ताकि प्रॉफिटेबल मैनर में, ताकि प्रोडक्टिव मैनर, ताकि प्रॉफिट जनरेट हो सके, राइट। दूसरा फोकस होता है गवर्न करना, इंप्लीमेंट करना वेरियस जितनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज होती हैं फर्म की। ठीक है, इस डिसीजन में इंक्लूड होता है परस्यू प्रपोज इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया जाता है कुछ इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया जाता है ना कि इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पे लगेंगे इतना पैसा लगेगा, तो उन डिसीजन पे वर्कआउट होता है। पे करना इन्वेस्टमेंट को इक्विटी से, डेब्ट से और राइट मिक्स ऑफ बोथ, कैसे उस चीजों को इक्विटी से, डेब्ट से या फिर दोनों चीजों से, उस मतलब राइट मिक्स यानी इक्विटी डेब्ट का दोनों कॉम्बिनेशन या फिर सिर्फ इक्विटी या फिर सिर्फ डेब्ट, किस हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। फिर डील्स विद सोर्सिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैसे हम लोग कैपिटल को सोर्स करेंगे, कैसे रेज करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे। बेसिकली पर्टिकुलर एरिया ऑफ फाइनेंस होता है डील करता है सोर्सिंग ऑफ फंडिंग से, कैपिटल स्ट्रक्चर फर्म की और एक्शन जो मैनेजर लेता है ताकि इंक्रीज कर सके वैल्यू ऑफ द फर्म, शेयर होल्डर्स की, और कैसे कौन कौन से टूल्स और एनालिसिस यूज करे जाते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेस को एलोकेट करने, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है बिजनेस फाइनेंस का, क्योंकि रेस करता है, यूटिलाइज करता है कैपिटल को टू ग्रो एंड सर्वाइव द कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड साइज। मतलब या तो बिग हो या तो स्मॉल हो या उसका कैसा भी स्ट्रक्चर हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर हो उससे मतलब नहीं होता है। बेसिकली होता है कि मतलब उस चीज को ध्यान में रखते हुए किस हिसाब से बिजनेस का जो फाइनेंस है उसको कैसे यूज करना है, कैसे रेस करना है कैपिटल को ग्रो करने के लिए और कॉर्पोरेशन को सर्वाइव करने के लिए, और रिगार्डिंग कि उसका जो साइज है स्ट्रक्चर उस चीज को ध्यान रखते हुए उस हिसाब से ही हमको रेस करना है, कैपिटल यूटिलाइज करना। मान लो कोई कंपनी है जो कि यहाँ पे भी है और बाहर दूसरी जगह पे भी उनके ब्रांचेस हैं, तो सकता है दूसरी जगह पे कैपिटल रेस करना टफ हो तो हम लोग यहाँ से कैपिटल ट्रांसफर कर सकते हैं, या अगर वहां पे कैपिटल रेस करना आसान हो तो हम लोग वहां से यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं।
तो ये चीजें होती है, बड़ी है छोटी है। अगर बहुत बड़ी कंपनी जैसे मैंने आपको बताया तो उनको ऑब्वियसली बात है, तो अगर अपना पैसा लगाएंगे तो ज्यादा लोन और लाइन ऑफ क्रेडिट ये सब चीजों पे पैसा उनका डेप्थ से कस्टमर से पैसा लेंगे, ठीक है, शेयर होल्डर्स पैसा लेंगे। और छोटी कंपनी है तो अपना खुद ही का पैसा लगा लेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से साइज और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, राइट। अच्छा, इट डील्स विद द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्पोरेशन। कैपिटल स्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन क्या है, जैसे कि जो इंक्लूड करता है फंडिंग एक्शंस दैट मैनेजमेंट टेक्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म। मैंने पहले ही बता दिया, जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पे जो फंडिंग होगी, एक्शन होगी जो मैनेजमेंट लेगा ताकि इंक्रीज हो सके वैल्यू फर्म की। टूल्स एनालाइज टू यूटिलाइज प्रायोरिटाइज डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो भी टूल्स होंगे उनको इंक्लूड करेंगे, उनको एनालिसिस करेगा कैसे हम लोग फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि आप एक ही पैसा सब जगह नहीं लगा सकते, तो हम लोग हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कि कहाँ कहाँ कितना कितना हम लोगों को लगाना है, ठीक है। जहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पे ज्यादा पैसा लगाना है, इस वक्त यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, यहाँ पे पैसे की जरूरत ज्यादा है, यहाँ पे लगाना जरूरी है, इससे में प्रॉफिट होगा, हमारा प्रोडक्टिव होगा, हमारा जो भी ऑपरेशन है, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाना, ठीक है। रिजल्ट इज टू मैक्सिमाइज शेयरहोल्डर वेल्थ वैल्यू बिजनेस की थ्रू प्रॉपर प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज के इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर प्लानिंग सर। और इसके साथ वहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि हमने अपने रिस्क को और प्रॉफिटेबिलिटी को कंपनी के राइट मैनर में बैलेंस करना है, यानी कि बस पैसा लगाया जा रहा है और शेयर होल्डर वैल्यू इंक्रीज किया जाए, नहीं, हमारी कंपनी को उससे प्रॉफिट भी होना चाहिए और हमारा बैलेंस बहुत ज्यादा मतलब रिस्क को बैलेंस करना चाहिए, यानी कि आगे हमें बहुत ज्यादा रिस्क हो, ठीक है, इस हिसाब से भी देखता है राइट मैम। सो दैट्स ऑल विद दिस क्लास, सो थैंक्स फॉर watching this video. Please like, share and subscribe to my channel for upcoming videos. Thank you very much. Goodbye.